बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैपिटल फ्रंट के साथ मैं हूं हसन बेग। पाकिस्तान में मुआशी सूरत हाल बड़े अरसे से हम हर दूसरा प्रोग्राम इसी पे करते हैं कि मुआशी सूरत हाल क्या होगी। अभी अर्जेंसी जो है ना, वो आप लोगों को मालूम है कि बजट आने वाला है और बजट की तारीखें बार बार तब्दील हो रही हैं। पहले कहा गया कि 4-5 को आ रहा है, फिर कहा कि 10-11 को आ जाएगा, अभी 12 की बात हो रही है और कोई कंफर्म नहीं है। चूँकि कल ही हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और उनकी टीम हमारे सदर साहब से और उनकी टीम से मिले और दोनों ज़राए ने ये कहा है कि जी बजट कम अज़ कम 10 को नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई अभी भी इख्तलाफात मौजूद हैं और वो इख्तलाफात की क्या नेचर है, किस तरह की सिचुएशन है। क्योंकि बार बार कहा तो ये जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसको ज़ाहिर है डेफिनेटली बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और सदर साहब का जिनसे ताल्लुक़ है, वो तो हमेशा यही कहते हैं कि जी कोई अवामी बजट लाया जाए। लेकिन आप लोगों को मालूम है कि अवामी बजट के लिए तो बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, बहुत सारी इस्लाहात की ज़रूरत होती है, मुआशी इंसाफ की ज़रूरत होती है, कोई पॉलिसी डायरेक्शन होनी चाहिए, कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होनी चाहिए। वो क्या गवर्नमेंट करने जा रही है या वो कर भी सकती है या नहीं कर सकती, इसलिए कि आप IMF के प्रोग्राम 25वां प्रोग्राम चल रहा है। अब ख़तरा तो ये होता है कि जब भी प्रोग्राम एक ख़त्म होता है तो दूसरे प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान भाग रहा होता है और उसके लिए ज़ाहिर है फिर वो अंडर प्रेशर भी होता है। जो कर्ज़ा देता है वो वापस भी लेता है। ज़ाहिर है IMF अगर कर्ज़ा देता है वो कुछ पॉलिसी डायरेक्शंस भी देता है। और अभी देखने वाली बात ये है कि इस बजट में मुआशी इंसाफ के हवाले से, पॉलिसी डायरेक्शन के हवाले से और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के हवाले से क्या चीज़ें होंगी। PSDP पे क्या हो रहा है, वो जो यानी बार बार कहा जा रहा है कि जी टैक्सेस जो है वो उस पर कोई ले दे हो रही है कि टैक्सेस हमारी जो फिस्कल पॉलिसी है उसकी सिचुएशन क्या है। ये अभी ज़ाहिर है जब बजट आएगा, कहा यही जा रहा है कि 15 ट्रिलियन से ज़्यादा होगा। अभी हम 13 ट्रिलियन को रो रहे हैं, तो 15 ट्रिलियन से जब ज़्यादा आएगा तो फिर और फिस्कल स्पेस कम हो जाती है और जब फिस्कल स्पेस कम होती है तो फिर ज़ाहिर है इफ़ेक्ट किस चीज़ पे आ रहा होता है। हमारे डिफेंस बजट वैसे ही बढ़ा हुआ है। आप लोगों को मालूम है कि हमारी डिफेंस की ज़रूरियात ऐसी हैं, उसमें तो डेफिनेटली मेरा ख्याल है अभी भी बढ़ेगा। और लेकिन असल बात यह है कि PSDP पाकिस्तान पब्लिक सेक्टर जो डेवलपमेंट है उसके लिए बजट कितना रखा जा रहा है। बड़े अरसे से मैं देखता हूँ कि वो बजट जो है ना 1100-1200 से ऊपर नहीं जाता और 1100 बिलियन की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन ख़र्च कितना होता है, अभी पिछले साल जो रखा गया था वो भी तकरीबन 500 बिलियन जो है ना से ज़्यादा ख़र्च नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मुआशी इंसाफ की हम बात करते हैं, जो कि पाकिस्तान के आइन के तहत जो नेशनल इकनॉमिक काउंसिल है, जो बजट बेसिकली प्राइम मिनिस्टर के अंडर अप्रूव करती है, जो सर्वे ऑफ पाकिस्तान आता है, तो उसके तहत NEC के जब कोई फ़ैसला करती है अंडर द आर्टिकल 156 156 आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि आपने नेशनल इकनॉमिक काउंसिल ने इंश्योर करना है कि तमाम जो इलाके हैं, जो लोग हैं, मुआशी इंसाफ की बात करता है, वहाँ इक्विटेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये महरूमियों का सिलसिला ना होता। आज हमने इसी सिलसिले में प्रोग्राम रखा है। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर अख्तर हुसैन शाह साहब, जो कि PhD डॉक्टर हैं, सेक्रेटरी ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं, प्लानिंग कमीशन के मेंबर हैं, हमेशा हमारे साथ होते हैं। वेलकम टू द शो जी डॉक्टर साहब। और उसके साथ नजम अल्ताफ़ साहब हैं, जो कि एडिशनल डायरेक्टर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रह चुके हैं और वैसे भी मुआशी तजिया कार भी हैं हमारे। हमेशा हम जब भी दावत देते हैं तो उनकी मेहरबानी वो आ जाते हैं। जी वेलकम टू द शो। और उसके साथ जूम पे हमने दावत दी हुई है डॉक्टर नूर फातिमा साहिबा को, जो इकनॉमिक्स डिपार्टमेंट की जी लाइन पे। डॉक्टर नूर फातिमा साहिबा भी हमारे साथ इस इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से होंगी, तो उनको जो है उनसे भी हम तजिया लेंगे। डॉक्टर साहिबा आप हमारे साथ हैं? डॉक्टर नूर फातिमा साहिबा आप हमारे साथ हैं? जी वो भी हमारे साथ होंगे और हमने रिक्वेस्ट की हुई है डॉक्टर इकरामुल हक साहब को भी, वो भी जूम पे अवेलेबल होंगे। तो डॉक्टर साहिबा अगर आपके पास पहले आए तो स्टार्ट कर सकते हैं। आप हमारे साथ हैं डॉक्टर नूर फातिमा साहिबा? अच्छा आवाज़ नहीं आ रही। तो अभी डॉक्टर अख्तर शाह साहब के पास चलेंगे। ये बताएं वो जो हमने स्टार्ट किया है, अभी चूँकि बजट आना है
अभी निटी ग्रिटी ऑफ द बजट पे तो फिर डिस्कस करेंगे। अभी हम देख ये रहे हैं कि क्या मुआशी इंसाफ जो है वो जो यानी यहाँ पे होता है वो आपको कहीं पे नज़र आता है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसलिए ये क्वेश्चन पुट कर रहा हूँ कि जब भी कोई टैक्सेस आते हैं, जब भी कोई लेवीज होती हैं, वो गरीब और अमीर के लिए इक्वली जो है अप्लाई हो रही होती हैं। वो रिग्रेसिव टैक्सेशन का हिस्सा होती है जिससे गुर्बत और बढ़ती रहती है। यानी इलीट कैप्चर है कि अमीर आदमी भी वही टैक्स दे रहा होता है जो गरीब दे रहा होता है। आप ऑयल प्राइसेस को देख लें, जब पर लीटर बढ़ाया जाता है तो वो जो मोटरसाइकिल वाला है गरीब वो भी वही कीमत दे रहा है जो मर्सिडीज़ वाला या मतलब V8 वाला दे रहा है। जी, पहली बात तो यह है कि मैं स्ट्रेट आपके जो आपका क्वेश्चन है जी, उससे मैं ये कहूँगा कि मैं आपसे एग्री करता हूँ, क्योंकि जो हमारी पॉलिसीज़ इस वक्त चल रही हैं अभी तक, चाहे वो आपकी गुड्स एंड सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूशनल पॉलिसी हैं, चाहे आपकी टैक्सेशन पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी है, या आपकी गवर्नेंस रिलेटेड सिस्टम है, सिस्टेमिकली भी आप माशी इंसाफ देने की पोजीशन में नहीं है। अब मैं एक छोटी सी चीज़ हाईलाइट ये करूँगा एक पार्ट को, कि अगर आने वाले वक्त में देखें कि आपकी, क्योंकि आपकी बेसिकली जो भी बजट आता है उसको मेन 2 पार्ट्स में आप डिवाइड करेंगे। एक आप एक्सपेंडिचर है, एक रेवेन्यू साइड है, उसमें फिर ऑब्वियसली आपके नॉन टैक्स और टैक्स रेवेन्यूज़ भी आ जाएंगे और बाकी वो मल्टीपल सोर्सेज से आपने ड्रा करना है। फिर आगे जो नॉन डेवलपमेंट है वो तो आपका सर्विस डिलीवरी और डिफेंस एंड आपके रिटर्न्स ऑफ तो उसमें आ जाएंगे, वो सारे आ जाएंगे। अब एक एक पहलू को देखें, अगर आपने जो बात की है तो हर जगह पे आपको वो माशी इंसाफ वाला पहलू मिसिंग नज़र आता है। फिर आगे आ जाते हैं डेवलपमेंट में भी जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन, आल दो कि आपके पास 7th NFC ने बहुत अच्छी वर्किंग करके दी है कि आपने 57.5 से ज़्यादा शेयर जो है वर्टिकली प्रोविंसेस को शेयर शिफ्ट करना है, और ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट। लेकिन डॉक्टर साहब उसी पे तो इख्तलाफ चलता रहता है। वो कहते हैं कि सारा रेवेन्यू उनको चला जाता है, कर्जा लेना हो तो मैं इस पे जी डिफेंस एक्सपेंडिचर है वो तो फेडरल गवर्नमेंट कर रही है। अगर BISP है, सोशल सिक्योरिटी कोई वो रखी हुई है तो उस पे भी फेडरल है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ही आ रहा है कि NFC मैं आपसे जो बात करना चाह रहा हूँ जी, आप बहुत अहम पहलू को हाईलाइट कर रहे हैं, लेकिन इत्तेफाक से मैं जिस जगह पे बैठा हूँ, मैंने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में भी काम किया है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में भी। मैं NFC के साथ भी एसोसिएटेड रहा हूँ, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के साथ भी रहा हूँ, और मैंने फेडरल गवर्नमेंट भी अल्हम्दुलिल्लाह प्लानिंग कमीशन की टॉप पोजीशन तक मैंने काम किया। अब मैंने देखा है प्रॉब्लम यह है कि जो ऑलरेडी कई चीज़ों को आपके प्रोग्राम में भी हम इसी तवसत से हाईलाइट करते रहते हैं कि आपके स्ट्रक्चर्स का प्रॉब्लम है, गवर्नेंस का पूरा जो सिस्टम है आपका उसका प्रॉब्लम है, फिर उसके अंदर SOPs है, लेजिस्लेशन है, आपके लॉज का भी एक इशू है। मैं वही गुजारिश करता हूँ, फिर ह्यूमन कैपिटल का आपका उसकी एलोकेशन का प्रॉब्लम है, फिर आपका टेक्नोलॉजिकल एडॉप्शन है, इनोवेशन है, रेस्ट ऑफ द थिंग्स। अब ये आपके स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम भी, ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं। अगर गोइंग बैक टू योर एस्पेक्ट जो आप कहना चाह रहे थे, NFC को मैं ये कहूँगा कि आपने अगर कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस या कास्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन देखें तो प्रोविंस और फेडरेशन के दरमियान जो कास्ट है और जो आइडेंटिफिकेशन डायग्नोस्टिक स्टडी है कि आपकी पॉवर्टी एलिविएशन किधर से करनी है, तो वो आपका स्ट्रक्चर जो फेडरेशन का है वो ऑलरेडी मैं ये समझता हूँ कि अप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन है। क्योंकि मैं मादरत के साथ एक बात करूँगा कि आपकी कुछ ऐसे इदारे हैं जो फेडरेशन में बैठे हैं कि उनकी अगर परफॉर्मेंस माजी में, अभी शायद वो नहीं है, तो माजी में, क्योंकि मैं प्लानिंग कमीशन में कुछ चीज़ें असेस कर रहा था, मैं DG मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन भी रहा, तो मैंने देखा कि आपका जो पिलफरेज है, मैं एग्जैक्ट नहीं उसमें कोट करता, लेकिन वो आपका 28% to 35% तक था, और उसमें अनयूटिलाइज रह जाते हैं फंड्स आपकी इस वजह से कि भाई हु विल गेट व्हाट, और इसी पे इख्तलाफ होता है। चलें जी, वो फिर
चीज़ें किसी और तरह जाती है। तो समझते हैं कि एनएफसी का जो 57.5% जो वो डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला है, जिस पे डेफिनेटली बहुत सारी डिस्कशन एग्जैक्टली तो वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपकी कास्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन कैपेसिटी प्रोविंसेस के, वो कहते हैं कैपेसिटी देखें, कैपेसिटी नहीं हो पाती। आप ये देखें कि आपके प्रोविंस ने जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यानी पैसा एलोकेट करना है, वो देखें पूल कितना है, और फेडरेशन ने जो करना है कितना बड़ा टारगेट है। आप अगर ह्यूमन कैपिटल की बात करें तो आपके पास इस वक्त डेटा के मुताबिक जो कि लोअर साइड पे है 90 मिलियन से ज़्यादा तो आपकी बेसिकली लेबर फोर्स इस वक्त एग्जिस्ट कर रही है। कितने परसेंट उसमें आपके 45%, यानी आप ये समझें कि 40 से 45 यानी मिलियन यानी 4.5 करोड़ के करीब, तो एक तरफ अगर देखें तो वो आपके इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर बैठे हुए हैं, अनस्किल्ड हैं यानी लेबर। तो उस लिहाज से मैं ये कह रहा था कि जो सूबों में डिलीवरी हो रही है वो उनकी नीड्स को, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रही है। जो फेडरेशन में रिसोर्स एलोकेशन है, आपके पास आते हैं, इस पे बहुत सारी डिस्कशन भी कर सकते हैं। अभी डॉक्टर नूर फातिमा हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहबा, आप हमारे साथ हैं? ये आवाज़ आ रही है मुझे, आपको आ रही जी डॉक्टर साहबा, हम डिस्कस ये कर रहे थे कि अभी बजट, चूंकि उसकी निटी ग्रिटी अभी बजट आया नहीं है तो हम उसको डिस्कस शायद उस तरह नहीं कर सकते थे। तो हम डिस्कस ये कर रहे थे कि ज़ाहिर है हर रियासत जो है वो मुआशी इंसाफ देने की पाबंद होती है और मुआशी पॉलिसीज़ को वज़ा करती है, और हमारे यहाँ बहुत सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की भी ज़रूरत होती है, और हमेशा कहते भी रहते हैं, और IMF का प्रोग्राम भी चल रहा है। आपसे पूछना ये था कि ये जो अभी तक का यानी डेवलपमेंट बजट होता है या सोशल सिक्योरिटी पे जो खर्च किया जाता है, या हम यहाँ पे डॉक्टर अख्तर शाह साहब हमारे साथ हैं, वो NFC पे हम बात कर रहे थे, आपने सुना होगा। तो आपको नहीं लगता कि ये मुआशी इंसाफ जो अंडर आर्टिकल 156 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान NEC का ये फ़र्ज़ है, नेशनल इकनॉमिक काउंसिल जो बजट अप्रूव करती है, जो आपका सर्वे ऑफ पाकिस्तान जब रिलीज़ किया जाता है तो उनके तहत उन्होंने इक्विटेबल डेवलपमेंट के लिए इंश्योर करना है पूरे पाकिस्तान में। आपको लगता है कि ये इस तरह का मुआशी इंसाफ यहाँ पे मिल रहा है? क्या यहाँ के आपको लगता है कि गरीब को उस तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं, या ये है कि यहाँ पे भी एलीट कैप्चर है पाकिस्तान में? जी थैंक यू सो मच। बिल्कुल जी, एलीट कैप्चर है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और हमेशा से कहा जाता है कि दो तरह के पाकिस्तान हैं हमारे पास। एक हम वो जो देखते हैं बहुत बड़ी गाड़ियां और बड़े घर और बड़ी सेटअप और सब चीजें, और एक हम देखते हैं कि जो कि एक अपना जो दे आर मीटिंग टू एंड्स ऑफ द डे, बड़ी मुश्किल से वो पूरा कर रहे हैं। तो देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन सर्टेन एलीट क्लास और फिर जो बाकी। और अब तो आप देखें कि जो पॉवर्टी के फिगर्स जो $4.5 पे आए हैं, उसके बाद तो पॉवर्टी की सिचुएशन पाकिस्तान में लोग पॉवर्टी के अंदर और ज्यादा चले गए हैं, जो कि पहले हम समझते थे कि पॉवर्टी लाइन से ऊपर है। जहां तक बात है फेयरनेस की, तो फेयरनेस तो ऑफ कोर्स मैं डॉक्टर साहब से भी एग्री करती हूँ, फेयरनेस तो अचीव नहीं हो पाई, ना ही अटेन कर पाए हैं हम। और सिर्फ ये पाकिस्तान का इशू नहीं, जनरली मैं आपको बताऊं कि जो आपकी फेयरनेस है या इक्वालिटी कह ले, इक्वालिटी भी नहीं कहना चाहिए, फेयरनेस कहना चाहिए, इक्वालिटी तो और चीज होती है। ये जनरली भी दुनिया में भी इशू है, और इसीलिए पॉलिटिकल इकोनॉमी की जितनी इस वक्त डिबेट्स हैं वो इसी चीज पे है कि आपको क्वालिटी देखनी है या आपको कुछ फेयरनेस देखनी है, एफिशिएंसी देखनी है या आपको फेयरनेस देखनी है। तो फेयरनेस का इशू तो बिल्कुल है। आप फेयरनेस की बात करते हैं, आपसे IMF रेवेन्यू की बात करती है, आप फेयरनेस की बात करते हैं, वो आपसे प्राइवेटाइजेशन की बात करती है। तो बात ये है कि ये हमारे कुछ तो ज़ाहिर इशू मैं समझती हूँ IMF के लेवल के ऊपर भी जब आप नेगोशिएट करते हैं, देयर इज अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नेगोशिएटिंग टीम आल्सो, जो हमारी फाइनेंशियल इकोनॉमिक टीम होती है, कि जब आप नेगोशिएट कर रहे होते हैं तो उसमें आपका काम है बेसिकली इस चीज, इन पॉइंट्स को माइंड में रखना कि जहां फेयरनेस आपकी कॉम्प्रोमाइज हो रही होती है, वो चाहे आपकी टैक्सेशन है, चाहे आपकी एम्प्लॉयमेंट है, चाहे आपका जो GDP ग्रोथ के डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन लेवल के ऊपर जो पॉलिसी है, रीडिस्ट्रीब्यूशन की जो पॉलिसीज है, मैं समझती हूँ फेयरनेस का बिल्कुल इशू है। फेयरनेस वी कैन नॉट से कि हम फेयरनेस के साथ इसको और दूसरा ये फरमाइएगा कि ये जो फेयरनेस की हम बात कर रहे हैं, तो ये जो BISP का प्रोग्राम है बड़े अरसे से ये चल रहा है कि ये प्रोविंसेस अपने हाथ में लें और वो हो, और फेडरल गवर्नमेंट चूँकि उसकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लाइक अगर यानी
बैरूनी कर्जा है वो भी ज़ाहिर है सोवरेन गारंटीज़ के तहत फेडरल गवर्नमेंट ले रही होती है और सोवरेन ज़ाहिर है गवर्नमेंट को ही वापस करना होता है, फेडरल गवर्नमेंट को। इसी तरीके से डिफेंस का हमारी बहुत सारी नीड्स हैं, उस पर भी ज़ाहिर है फेडरल गवर्नमेंट है। अब ऊपर से 700-800 बिलियन ये जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, वैसे तो उसकी बहुत तारीफ़ होती है, डेफिनेटली अच्छा प्रोग्राम है, लेकिन उस पर बहुत सारी क्रिटिक भी आती रहती है। लेकिन उसको छोड़ के हम ये बात कर रहे हैं कि आपकी नज़र में ये जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन या रीडिस्ट्रीब्यूशन की हम बात कर रहे हैं, तो ये BISP का प्रोग्राम प्रोविंसेस को बियर करना चाहिए, उसी लेवल पे जाना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा? देखिए, इनिशियली तो आपको BISP का जो प्रोग्राम है ना, इसको रीएवैल्यूएट करने की सख्त जरूरत है, जितनी मेरी स्टडीज हैं इसके बारे में, ठीक है। देखिए, दुनिया में आप ब्राजील का प्रोग्राम उठाइए, आप इंडिया का प्रोग्राम उठाइए, आप इंडोनेशिया का प्रोग्राम उठाइए, वो हमेशा कंडीशनल होता है। आपको कंडीशनल सपोर्ट मिलती है कि आप बच्चों को क्या एजुकेशन दे रहे हैं, आपके बाकी जो लाइफ के अंदर माइलस्टोन्स हैं वो क्या है। इस तरह से अनकंडीशनल सपोर्ट जो है वो आपको नहीं मिलती, नंबर 1। नंबर 2, क्या इसको असेस भी किया गया है कि ये जिस पर्पस के लिए सोल आपने इसको बनाया था, इसका कोर पर्पस क्या था? बेसिकली तो था कि एम्पावरमेंट उन लोगों के जिनके पास सैलरी 8,000 से कम आ रही है, आपने उनको ये सैलरी देनी है, या शायद उससे भी कम थी, अब 8,000 तक पहुंची है। तो ये किन लोगों के पास जा रही है? इसमें जो मिडिल मैन का रोल है, और बड़ा बड़ा ओपन सीक्रेट है कि ये उन लोगों तक नहीं जा रही है। तो इसको कंप्लीटली मैं समझती हूँ एवेल्युएट करने की जरूरत है, इसको रिव्यू करने की जरूरत है। बाकी जहां तक सूबों को देने की बात है, तो देखिए बिल्कुल, लेकिन मैं समझती हूँ बहुत सारी चीजें जो हैं वो इकोनॉमिक्स की, इसीलिए मैंने पॉलिटिकल इकोनॉमी का वर्ड यूज किया, पॉलिटिक्स के साथ जुड़ी हुई है। जाहिर है कि आपका अपना जो पॉलिटिकल बिहेवियर होता है लोगों का, वो उसको भी मैनेज करना होता है, उसकी वजह से भी कुछ चीजें जो है फेडरल में रखी जाती हैं। बट पॉइंट ये कि आप बेशक इसको सूबों को भी तकसीम कर दें, लेकिन जब इसकी कोर, जब तक आप इसका ठीक नहीं करेंगे, तो मैं नहीं समझती। देखिए, जस्ट पैसा बांट लेने से आपके यहाँ चेंज नहीं आती। राइट डॉक्टर साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। वो जाहिर है क्रिटिक जब होती है तो इसी पे होती है। आपके पास फिर आते हैं नजम अल्ताफ साहब, आपके पास आएंगे। जब ये हम मुआशी इंसाफ की बात कर रहे हैं, तो आपको पता है कि एक फिस्कल पॉलिसी होती है इकानमी की एक साइड, एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है। आपका चूँकि ताल्लुक मॉनेटरी पॉलिसी से ज़्यादा रहा है, तो ये अभी आयल प्राइसेस बढ़ी हुई हैं। जैसे मैं बात कर रहा था, गरीब के लिए, मोटरसाइकिल वाले के लिए भी आयल का वही कीमत है जो यहाँ पे V8 वाले के लिए है। तो हम बात ये रिग्रेसिव उसकी कर रहे हैं, लेकिन कहना ये था कि ये इन्फ्लेशन को हवा देता है। आपको पता है इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है, सारा आयल आता है तो साथ ही इन्फ्लेशन आ जाता है। ऊपर से हमने लेवीज लगा दी हैं। जब इन्फ्लेशन आता है और आप जिस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल रहे हैं वो है इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया जाता है। अभी भी 1% पहले बढ़ा दिया गया, 10.5 था, 11.5 कर दिया मॉनेटरी पॉलिसी में। अभी इम्कान ये है कि मज़ीद बढ़ने जा रहा है। तो वो कितना बड़ा इम्पैक्ट डालता है गुर्बत को बढ़ाने में, मुआशी इंसाफ को डिस्टर्ब करने में, ये जो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। देखिए हसन, आपने मजा फरमाया, लेकिन देखिए ये जो कंट्रैक्शनरी स्टैंड हम कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर, इसका मतलब होता है स्टेबलाइजेशन। ठीक है, तो स्टेबलाइजेशन की जो एक कास्ट होती है ना, वो ग्रोथ फोरगो करते हैं, ठीक है, और उसका डेफिनेटली इम्पैक्ट आता है। लेकिन शॉर्ट टर्म आप जो आपको स्टेबलाइज करते हैं, लॉन्ग रन में ये बेनिफिशियल होता है, ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेशन की कास्ट इटसेल्फ it is already a tax on the people। लॉन्ग रन में तो ये होता है कि गुर्बत बहुत बढ़ जाए तो फिर गरीब ही नहीं रहता, तो इंसान नहीं आइडिया ये कि इन्फ्लेशन, देखिए इन्फ्लेशन इटसेल्फ इज अ टैक्स ऑन इट। ठीक है ना, आप बैठे बैठे आज अगर 1% हो गया, नहीं, एक एलिमेंट है, एक बीमारी है, वो मुआशी जो आपका यानी वो स्ट्रक्चर है या बॉडी है, उसको लगी हुई है, उसका कोई इलाज करना है, तो उसमें आप कह रहे हैं कि ये इंजेक्शन है जो लगाना बड़ा जरूरी होता है। देखिए, हमेशा याद, स्टेट बैंक का जो स्टैंड होता है ना, ये शॉर्ट टर्म होता है, ठीक है ना। आप फिस्कल पॉलिसी को जब देखते हैं तो आप लॉन्ग टर्म में देख रहे होते हैं, क्योंकि उसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म होता है। मॉनेटरी पॉलिसी ऑलवेज शॉर्ट टर्म्स, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स की। तो शॉर्ट टर्म में आप एक कुर्बानी देते हैं, जैसे वो मरीज को टीका लगता है, इट्स लाइक एन इंजेक्शन, बट यू हैव टू डू दैट बिकॉज इन्फ्लेशन इटसेल्फ इज अ टैक्स।
देखिए अगर आप नहीं समझते कि उससे जब आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो इन्वेस्टमेंट कम होती है, और इन्वेस्टमेंट कम होती है तो ज़ाहिर है गरीब को जो रोज़गार, यहाँ पे तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी हुई है, गरीब को इंसाफ किधर मिल रहा होता है, वो प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ी होती हैं, थोड़ी सी उसका इम्पैक्ट आता है। जब आप इकोनॉमी की बात करते हैं ना, हाँ। आप एक फ्रेमवर्क की बात, अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि इकोनॉमी जो है ना उसको सिर्फ डिस्कस करें, लोगों को डिस्कस नहीं करें। लोग हैं, देखिए लोगों के लिए, जैसे अभी आपने सवाल किया था शाह साहब से, वो खूबसूरत था। जी जी, देखिए हमारे यहाँ गरीब जो है, हम बेसिकली देखिए, मेरा सवाल जो है ना बुनियादी तौर पे आप तीनों से मुआशी इंसाफ से उस तरफ जाना चाहता हूं। मैं एग्जैक्टली आपको ये बताना चाहूँ। देखिए बात ये है, उसका पहला भी जो है ना, हमारा जो बजट, हम जो बजट बनाते हैं ना जी, बजट डॉक्यूमेंट है, इस बजट डॉक्यूमेंट के अंदर एक स्ट्रक्चरल डिफॉल्ट है। और स्ट्रक्चरल डिफॉल्ट क्या है? देखिए हमारे यहाँ क्या करते हैं, हमारे यहाँ इंक्रीमेंटल बजट बनता है, राइट, ठीक है ना। इंक्रीमेंटल बजट क्या है कि जी पिछले साल फलां हेड पे क्या था, अच्छा जी इसको फलां इन्फ्लेशन से टैक्स करे और इतना बढ़ा दे, ठीक है। हाँ। अच्छा, इस तरह का जो इंक्रीमेंटल बजट होता है, इसका जो सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, कॉन्स क्या है, कि आप एंड ऑफ द ईयर लोग लगे होते रेस पे, यार ये पैसा मैंने खर्च कर रहा है, राइट, क्योंकि वरना अगली दफा मुझे मिलेगा नहीं। तो दौड़ इस बात के नहीं है, दौड़ इस बात के नहीं है कि यार इसका इंपैक्ट क्या रहा है, दौड़ इस बात पर होता है कि इसको खर्च करना मुझे, तो लाले पड़े होते हैं। तो एक टेक्निकली अगर आपने दुरुस्त करना तो आप जीरो बेस बजट की तरफ जाएं। जीरो बेस बजट से मुराद ये है कि आपने यू हैव टू पे टैग, प्राइस टैग टू एवरी, आप बिजनेस प्लानिंग के साथ जाना है। यानी 1 रुपया भी अगर आपने खर्च करना तो आपको उसको जस्टिफाई करना है कि यार मैंने इसको खर्च कहां करने जा रहा है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी जो चीज जा रही है गोइंग फॉरवर्ड, देखिए किसी भी मुल्क के अंदर अगर आपने इक्वालिटी की तरफ या इंसाफ की तरफ जाना है तो पहली चीज ये है, यू हैव टू चेंज द टैक्स स्ट्रक्चर ओवरऑल। पाकिस्तान के अंदर प्रीडोमिनेटली देयर आर इनडायरेक्ट टैक्सेस, प्रीडोमिनेटली, ठीक है। डायरेक्ट टैक्सेस आर वेरी माइनर परसेंटेज ऑफ द ओवरऑल। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, मुझे डॉक्टर अख्तर शाह साहब के पास दोबारा जाने दें। ये जो स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स की बात की है, डॉक्टर साहब ये बताएं कि स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स पे भी आते हैं, ये बताएं कि कोई पॉलिसी डायरेक्शंस होती है गवर्नमेंट की कि हमने इस मंजिल की तरफ जाना है, ये जो उड़ान पाकिस्तान है और ये जो हम प्लान देते हैं 2030 के 2040 के, आपको कोई गवर्नमेंट की अदरवाइज यानी आती तो रहती हैं, बड़े अच्छे डॉक्यूमेंट आते हैं, कोई डायरेक्शन लगती है कि हमने किधर पहुंचना है, अपने कर्जों का क्या करना है, अपनी एक्सपोर्ट्स का क्या करना है, अपने गरीब आदमी का क्या करना है, कोई डायरेक्शन है, पॉलिसी डायरेक्शन आपको लगती है? मुश्किल सवाल है। अगर मुश्किल है तो हम स्ट्रक्चर रिफॉर्म में मैं मुश्किल से मुराद ये है कि मैं आपसे यहाँ पे स्ट्रेट इसका ये जवाब दूंगा कि नहीं। हाँ, ये दिस इज द हार्ड रियलिटी, ये हार्ड रियलिटी है। मैं इस हमें लगता नहीं है, अगर है भी डायरेक्शन तो कम से कम नजर नहीं आती। आपकी गवर्नमेंट की गोल्स होते हैं, मेगा गोल है आपके, Exactly. आपका गोल है कि आपने इतनी इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है, इतनी डेवलपमेंट करनी है, इतनी पॉवर्टी खत्म करनी है, इतनी हमने रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, इतने हमने एक्सपोर्ट बढ़ाने हैं, और ये बाकी टूल्स हैं। टैक्सेशन आपने क्या की उसके साथ, ये टूल्स हैं। बिल्कुल, आपने डेवलपमेंट बजट रख दिया, ये टूल हैं। आपने गवर्नेंस सिस्टम चेंज कर दी, जो मैंने ऑलरेडी 4 पॉइंट स्ट्रेटजी का मैंने जिक्र किया कि आपकी ह्यूमन कैपिटल है, आपका स्ट्रक्चर है, आपकी सिस्टमिक है और आपकी टेक्नोलॉजिकल एडॉप्शन। ये 4 चीज़ें बेसिकली आप इनको इस फ्रेमवर्क के अंदर अगर मूव करते हैं तो इन टूल्स को आप यूज़ करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर देखा जाए तो वो जो होना चाहिए पॉलिसी लेवल पे एक डायरेक्शन होनी चाहिए, कोई टारगेट्स होने चाहिए, ये टूल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होने चाहिए। मैं यही गुजारिश करना चाह रहा हूं कि ये आपस में, ये हमें तो ये भी नहीं पता होता कि यार ये तो सब्स्टिट्यूशन रिलेशनशिप है और ये कम्प्लीमेंटैरिटी रिलेशनशिप है। बहुत सारे टूल्स तो ये भी नहीं अंदाजा होता कि ये कम्प्लीमेंट कर रहा है या ये रिप्लेस कर रहा है, और उसका काउंटर इफेक्ट हो रहा होता है। मजे की बात बताऊं, ये बजट लेट द बजट कम, फिर हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि फिर बहुत सारी बातें हैं जो हमें डिस्कस करनी है। ये नजम अल्ताफ जो है ना, ये मैं असल में मैं आपको बेशक जो है ना, आप मुझे ये कह सकते हैं यार कोई खुशखबरी सुनाने वाला है। देखिए मैं आपको एक खुशखबरी ये दे दूं, और वो खुशखबरी ये है, देखिए हमें इस वक्त अगर आप ये जो
करंट बजट को देख रहे हैं जो होने जा रहा है Right. प्रपोज बजट, राइट, इसके अंदर आपको एक डायरेक्शन नजर आ रही है। ठीक। और डायरेक्शन कैसे नजर आ रही है? इस पूरे के पूरे हमारे इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को, बजट को जो चीज एंकर कर रही है वो आपका प्राइमरी सरप्लस है। ठीक है ना? प्राइमरी बजट सरप्लस से क्या मुराद है कि गवर्नमेंट जो है वो करंट एक्सपेंडिचर्स को ना सिर्फ पूरा कर रही है करंट रेवेन्यू से, बल्कि वो सरप्लस जनरेट कर रही है। और दैट सरप्लस इज गोइंग टू बी यूज्ड फॉर, जो आप कहते हैं ना, वो फिस्कल स्पेस के लिए यूज किया जा रहा है। और उसकी मैनिफेस्टेशन कैसी हो रही है, मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट भाई, आपको पता है ट्रेड डेफिसिट जो है ना आपका, मैं कुछ नंबर दे रहा हूं, मैं आपको कुछ नंबर 35 बिलियन तक पहुंच चुका है। मुझे क्वालिफाई तो करने दे, मैं अपनी आर्गुमेंट को मुझे क्वालिफाई करने दे। देखिए मैं कुछ नंबर आपको देता हूं। अभी देखिए क्या हो रहा है। देखिए जीडीपी ग्रोथ रेट का जो टारगेट था, जो प्रपोजल है, 4.2 था, ठीक है, 26 का, और 27 का 5.1 ग्रोथ रेट है। ठीक। सो हम ग्रोथ रेट ट्रेजेक्टरी की तरफ जा रहे हैं। दैट इज अ प्रपोजल। इन्फ्लेशन के लिए हमारा जो टारगेट था 26 का, वो 7.5 था, और जो 7 के लिए है, 27 के लिए, दैट इज 6.5। और जो अगली बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो टोटल बजट जो है ना, वो उस वक्त वो फ्लैट है। ठीक है ना? पिछला भी 17 पॉइंट समथिंग ट्रिलियन था, और आज भी है। अब जो इसमें जो फिस्कल डेफिसिट है वो भी ऑलमोस्ट तकरीबन सेम है, लेकिन जो प्राइमरी सरप्लस है वो 2% ऑफ द जीडीपी कमिंग ईयर के लिए। पिछले साल में जो था वो 3.9 था, 1.6 था, और अब 2 पे जा रहे हैं। तो फर्दर जनरेट है। और आगे जो चीज अच्छी होने जा रही है वो देखिए, ये है कि आपका जो टारगेट इन्होंने स्लैश अप किया है एफबीआर टैक्स टारगेट्स का, ठीक है, और टैक्स टू जीडीपी रेशियो को भी थोड़ा सा इन्होंने अप किया है। ये चीजें ये करेंगे कहां से? यहां पर ये सिर्फ यहाँ रेवेन्यू साइड पर ही नहीं है, एक्सपेंडिचर साइड पर भी बहुत सारी चीजें हैं जो होने जा रही हैं। मिडिल ईस्ट वार ने हमारी तो मत मार दी है, ये जो ऑयल प्राइसेस है इन्होंने तो मत मार दी है, हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया, हमारी चीजें। चलो आपने अच्छी बात की। डॉक्टर नूर फातिमा के पास आएंगे। डॉक्टर साहिबा, ये हम डिस्कस ये कर रहे थे कि हमारी जो ओवरऑल पॉलिटिकल इकोनॉमी की आपने भी बात की, एक कोई पॉलिसी डायरेक्शन होती है, एक डायरेक्शन मुतासिन करती है कि हमने, जैसे डॉक्टर अख्तर शाह साहब से मैंने बात की, तो कोई ना कोई डायरेक्शन, कोई गोल, कोई टारगेट्स, कोई परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं। तो आपको पॉलिटिकल इकोनॉमी की अगर प्योर बात करें, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को भी बेशक मिला लें अगर कुछ होती हैं या नहीं होती हैं, तो पॉलिसी डायरेक्शन लगती है गवर्नमेंट की, क्यों लगता है कि किस तरफ जा रही है, और ये कोई ना कोई इन्होंने रखा हुआ है कि जी तखफीफ गुर्बत कितनी करनी है, और कर्जों को कितना कम करना है, ग्रोथ कितनी करनी है, इंडस्ट्री में कुछ करना है, ये कोई आपको लगता है इस तरह? देखिए मैं इनसे एग्री करती हूँ। देखिए एक चीज है इनकी कि ये कहते हैं कि आपको ना इंक्रीमेंटल अप्रोच के साथ, बिल्कुल सही बात है, ये एक रैशनल पॉलिसी होती है और एक इंक्रीमेंटल पॉलिसी होती है। right. ये इंक्रीमेंटल के साथ जाते हैं, ऑलरेडी कितना रखा है इसमें कितना हम ऐड कर सकते हैं, दैट्स ऑल। पॉलिसी डायरेक्शन तब होती है जब आप इसको राइट फ्रॉम द बिगनिंग ये देखें कि आपकी डायरेक्शन, आपका कोई विजन क्या है। तो ये हम इस चीज को ले लेते हैं कि जैसे ये कहते हैं जी कि हमने डॉक्यूमेंट, एक ही चीज कर लें आप, डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की तरफ आप चले जाएं, कम से कम उसको कर लें। आप अगर ये देखें कि लास्ट वो तो क्योंकि डॉक्टर साहबा, वो क्योंकि डिजिटल हर चीज आ गई है, एआई का दौर आ गया, तो डिजिटलाइजेशन तो हो रही है, वो डॉक्यूमेंटेशन तो कहीं ना कहीं मेरा ख्याल है ऑटोमेटिकली प्रोसेस में भी हो रही है। अगर आपकी बात को मैं ले लूं, आप मुझे ये बताइए लास्ट टाइम जो इनका टैक्स रेवेन्यू जो कलेक्ट हुआ है, उसके अंदर 600 जो ट्रिलियन है वो रुपीस कहाँ से आए हैं? वो आए हैं आपके जो ऑलरेडी सैलरीड क्लास है, जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं, उनके पास से आए हैं। और जो 10 बिलियन है वो कहाँ से आया है? ट्रिलियन वो आया आपके एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर आपका 25% ऑफ इकोनॉमी है, वहां से आपको कितना आना चाहिए था? आप जो 1000 एकड़ की जो बात है, या 1200 एकड़, 1000 एकड़ के ऊपर आप 1 मिलियन लगा दीजिए ना टैक्स, स्टेट लगा दें आप, ठीक है। 1% डॉक्टर साहबा, फार्मर जो है, किसान तो पहले ही मारा गया है। आप शायद बड़े लोगों की बात कर रही होंगी, लेकिन हकीकत बात यह है कि जब इस तरह की टैक्सेशन ज्यादा लेवल पे आई, मैं कोई हामी नहीं हूं कि इनको टैक्स एग्जेम्प्ट किया जाए, लेकिन हकीकत बात यह है कि ये जो 12.5 एकड़ वाला बंदा है वो भी मारा जाएगा। इतने कोई इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, इतनी कोई फर्टिलाइजर पे टैक्स आपने लगाए हुए हैं, आपने इनपुट कास्ट इतनी बढ़ाई हुई है, ऊपर से आपने उनकी जो सपोर्ट प्राइस थी उसको भी खत्म कर दिया।
गरीब तो मारा गया है, जो गरीब किसान है। देखिए सपोर्ट प्राइस आप उसमें कमी कर सकते हैं, सपोर्ट प्राइस को आप सपोर्ट कर सकते हैं, आप दूसरा कर सकते हैं, आप सब्सिडीज दे सकते हैं, लेकिन मैं बात कर रही हूँ इनकम की, जो बड़े जिसको जागीरदार कहते हैं, हाँ, ठीक है ना, उनकी इनकम बिलियंस में है, उनको आप 1 मिलियन आप लगा दीजिए, टैक्स लगा दीजिए ना। अच्छा, फिर आप बड़े जो आपके रियल स्टेट की बड़े बिजनेसमैन हैं उनको आप 1% ले लीजिए। आपके जो आईटी के जो आजकल जो ये हमारा एक्सपोर्ट आईटी का है, इसके अंदर जो आपके टेक नेट में नहीं है, इनको आप 1% को ले लीजिए। तो आप उनको देखिए, टैक्स लगाने का इशू नहीं है, टैक्स लगना है, आईएमएफ भी आपसे कहती है, आपकी रिक्वायरमेंट भी है। आप ऑलरेडी 5 ट्रिलियन रुपीस जो है वो शॉर्टेज है आपकी इस वक्त, ठीक है। नहीं वो ठीक है, वो ठीक है, वो हमारी, हाँ डॉक्टर साहब वो हमारी शायद नाअहली होगी, आप सही फरमा रही हैं। लेकिन एक चीज आपसे सिर्फ क्लैरिफिकेशन के लिए फॉर द पब्लिक, ये जो आईटी की आपने बात की है, तो ये जो हमारे नौजवान हैं, ये जो हमारी यानी यंग आबादी है, ये सारे गरीब अनएम्प्लॉयड भी हैं, अब सेल्फ एम्प्लॉयड हो रहे हैं, उनका काम सिर्फ और सिर्फ, बहुत बड़ी तादाद है जिसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल है, वो आईटी सर्विसेज और सॉफ्टवेयर में ही कमाते हैं, और उन गरीबों को बहुत प्रॉब्लम है। उनके लिए तो ये टैक्सेशन जो है ना, टैक्स फ्री नहीं कर देना चाहिए, सो दैट कि हमारी तो एक्सपोर्ट्स जो है ना, इसी में पोटेंशियल है, इसी में हमने आगे जाना है। वरना ये जो हमारी ओवरऑल अदरवाइज ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स हैं, वो तो 30 बिलियन से ऊपर नहीं जा रही। देखिए, आप उनको फैसिलिटेट कीजिए, लेकिन आप जब एक्सपोर्ट की बात, एक खास लेवल से ऊपर जब आप एक्सपोर्ट करते हैं, तो उस पर आपको टैक्स लेने में कोई हर्ज नहीं है, उससे आप उनको फैसिलिटेट भी करेंगे ना इक्वली। तो अब आपके पास जब रूम ही आपके पास आईटी एक्सपोर्ट में है, तो व्हाई नॉट, एक लिमिट तक आप उनको सपोर्ट करेंगे, उसके बाद आप टैक्स लेंगे उनसे ना। देखिए, मैं आपको एक चीज यहाँ क्लियर करूं, आईएमएफ आपसे जरूर कहता है कि आप टैक्स लगाएं, लेकिन आईएमएफ आपको इनडायरेक्ट टैक्सेशन के लिए नहीं कहता, वो आपकी अपनी पॉलिसी है। देन यू हैव टू डिसाइड योरसेल्फ, आपने मैक्सिमम टैक्स लगा दिया है इनडायरेक्ट, कम टैक्स आपने लगाया है डायरेक्ट टैक्स, तो ये चीजें आपको देखने वाली है ना। जो आपके हाथ में गवर्नेंस इशू है, कम से कम उसको तो हम रिजॉल्व कर सकते हैं ना, बाकी तो जो लिमिटेशन आपके पास चले डॉक्टर साहब आपके पास आते हैं, डॉक्टर अख्तर शाह साहब, एक दफ़ा फिर आप आएंगे। डॉक्टर नूर फातिमा ये कह रही हैं कि यहाँ पे ज़्यादा भरमार इनडायरेक्ट टैक्सेस की है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस की वजह से बहुत सारी रिग्रेसिव, ज़ाहिर है ये तो बात ठीक है, क्योंकि प्रोग्रेसिव टैक्स वही होता है जो डायरेक्ट लगाया जाए। ये जो इनडायरेक्ट है कि आपने एट सोर्स काट लिया और बहुत सारे काम ऐसे कर लेते हैं, तो उससे जो इम्पेक्ट है वो डेफिनेटली रिग्रेसिव होता है, जैसे हमने गुर्बत की भी बात की। तो ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान को या इस गवर्नमेंट को स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स अगर करनी हो, तो ये इनडायरेक्ट टैक्सेस फिर ख़त्म करने होंगे, सो दैट कि हम कोई किसी साइड पे जा सके, ताकि अमीर को टैक्स हो, गरीब को ना हो। देखिए डॉक्टर साहब थ्योरेटिकली काफ़ी अच्छी बातें कर रही हैं, लेकिन मेरा जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा है वो थोड़ा सा, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक, मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि एक दफ़ा मैं फाइनेंस में हेड कर रहा था रिसोर्स मोबिलाइजेशन विंग को, तो उस वक्त सूबे के अंदर अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स के बड़े ही फ्लावरी लॉ था, बड़ा सख्त किस्म का, कोई बच के नहीं जाएगा कि जो गारा है उसका साइज जो है वो फीट में कवर्ड एरिया, यार्ड में उसका जो है साइज ऑफ द प्लाट और फैक्टर हर कम्युनिटी के लिए अलग। अच्छा, उसका इम्पैक्ट ये हो रहा था क्योंकि ये इतना आइडियल या यूटोपियन लॉ था कि वो उस वक्त के जो टैक्स कलेक्टर थे वो लोगों के साथ रेंट सीखेंगे और नोटिस दे दिया अचानक, और मतलब इट्स ए लॉन्ग स्टोरी। तो उस पे करप्शन भी हो रही थी, रेवेन्यूज़ भी आपके फ्लैट या रिग्रेशन की तरफ जा रहे थे। जब उसको मैंने फील्ड में स्टडी कराई, सारी चीज़ें करके टीमें भेजी, खुद भी जाके मैं करता रहा बेस बदल के, इस नतीजे पर पहुंचा कि हमने जाके फ्लैट रेट्स इंट्रोड्यूस करा दिया। मैंने कहा इस कॉम्प्लिकेटेड इतना कंप्लीट लॉ को छोड़ो, आप फ्लैट रेट इंट्रोड्यूस कराएं, 1/10 हमने रेट कर दिया उसका टैक्स रेट करके, बिलीव यू मी इन द सेम ईयर 20% रेवेन्यू पर जंप करके। इसलिए आपको ये देखना है कि आप ऐसी आइडियल प्लानिंग ना करें कि जो ग्राउंड रियलिटी के साथ मैच नहीं कर रही, आपकी कैपेसिटी नहीं है, फिर उसमें डिस्क्रीन 4 एलिमेंट्स आपके आगे।
जिधर आपकी एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन है, डिस्क्रिशनरी पावर्स है, आपके पास अगर आप देखते हैं तो सिस्टम पूरा नहीं है ना, तो आप ये और टेक्नोलॉजिकल यानी ह्यूमन इंटरफेस ज़्यादा है, वो ऐसे हालात में आपकी करप्शन, रेंट सीकिंग और सिस्टम की परफॉर्मेंस ऑलवेज डाउनवर्ड जाएगी। ठीक है। अब आपको जो पॉलिसी बनानी है, इस सारी चीज़ों को देख के, इसमें मैं एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि आईटी का अगर आप कहेंगे ना, आप ये भी देखें, आप किताब के हिसाब से ना लगाएं टैक्स। आईटी वाले आप सबसे स्मार्ट लोग हैं, रिमेंबर इट। बिल्कुल ठीक। आपने आज उन पे टैक्स लगाना, आपने ई कॉमर्स पे टैक्स लगाया, क्या किया? All of them shifted, नहीं उन्होंने शिफ्ट करके दूसरे मुल्कों में चले। Exactly. आप क्या समझते हैं कि आप उनको कैसे उन्होंने अकाउंट्स बाहर खुलवा लिए, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस, यहाँ फैसिलिटीज नहीं है, आपके लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज हैं, आपके गवर्नेंस के इश्यूज हैं, कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के इश्यूज हैं, इंटरनेट के इश्यूज हैं। तो इतने चैलेंजेस में कोई बेवकूफ का बच्चा है वो उठाएगा। इसलिए ये ध्यान में रखें कि हमें पॉलिसी बनाते हुए ये देखना है कि इट इज मल्टी चार्ट गेम। ये गेम है, गेम थ्योरी का मॉडल है, ये आपका वन शॉट गेम नहीं है कि आपने ये बना दिया। बिल्कुल ठीक। अब मैं एग्रीकल्चर की तरफ आऊंगा और बीआईएसपी पे एक बात हो रही थी। आई नो आपका स्पेसिफिक जो है ना एक वो है पॉइंट ऑफ व्यू है, वो जरूर बताइएगा। 93% लोग इस वक्त जो हैं वो आपके 12 एकड़ से नीचे लैंड होल्डिंग है। राइट। अब सर्वाइवल रेट आपका 67% लोग आपके रूरल एरिया पे डिपेंडेंट है। आपकी 4.5 करोड़ से ज्यादा जो लेबर है वो रूरल एरिया या एग्रीकल्चर सेक्टर पे 50% से ज्यादा आपके गुर्बत की लकीर से नीचे रह रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ज़राअत की वजह से जिंदगी गुजार रहे हैं। तो आप उनको अगर टैक्स करेंगे तो वो आपके लिए काउंटर प्रोडक्टिव होगा। ये इसका ऑलरेडी मैंने कहा कि वो मैं किसान इत्तेहाद वालों को भी लेता हूँ तो वो गरीब रोते रहते हैं। ये बात सही है आपकी। आप ये है कि आपने टैक्स अगर लगाना है ना तो पैरामिड पॉलिसी अडॉप्ट करें। ठीक है। अब वो पैरामिड ये होगा कि आपकी जो रिसोर्स या रेवेन्यू जनरेशन आ रही है उसके साथ लिंक करें। तो यहाँ इनवर्स पैरामिड आपका आएगा। नहीं डॉक्टर साहब, आप मैं आपके साथ हूँ। आप ये नजम साहब के पास आते हैं, ये जो पिरामिड है ना, इसमें ये बताएं कि ये जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की हम बात कर रहे थे, डॉक्टर नूर फातिमा भी कह रही थी, डॉक्टर अख्तर शाह साहब भी कह रहे हैं, तो मॉनेटरी साइड पे आपको लगता है कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, जिससे, चूँकि आप रिलेटेड रहे हैं इसलिए बार बार मैं उधर आ जाता हूँ, तो वैसे तो आप सब कुछ जानते हैं, या फिजिकल साइड पे भी आप अगर दोनों तरफ, तो क्या आपको लगता है कि बहुत सारी हमें रिफॉर्म्स, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स चाहिए, उसके बाद जाके चीज़ें ठीक होंगी? नहीं, डेफिनेटली स्ट्रक्चर रिफॉर्म तो हमेशा चाहिए होती है, लेकिन हमारे यहाँ कहते हैं कि नीड असेसमेंट करते हैं पहले, ठीक है ना, कि किस जगह पे क्या जरूरत है। बस जैसे फर्ज करें आप फिजिकल पॉलिसी की बात करें और टैक्सेस की बात करें, देन शाह साहब ने बड़ी खूबसूरत बात, देखिए टैक्स के लिए आपको एक टैक्स कल्चर डेवलप करना है। राइट। वो टैक्स कल्चर क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं अगर जर्मनी में जाता हूँ ना, तो मैं शायद 60% टैक्स दे रहा होता हूँ इनकम पे, 40% टैक्स दे रहा हूँ, लेकिन वो मेरे ऊपर बोझ नहीं है। ठीक है, मैं खुशी से दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ? मुझे पता है कि ये पैसा जो है कम से कम मेरे पे खर्च होगा और ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को होगा जिनका मेरा एक सोशल कंट्रीब्यूशन जाना चाहिए, उसके लिए जाना चाहिए। तो वो जो कॉन्फिडेंस है ना एज ए टैक्स पेयर मेरे पास आना चाहिए, पहले तो वो कॉन्फिडेंस हमने बिल्ड करना है। तो हमारी गवर्नमेंट, देखिए आप अपने पानी से लेके सिक्योरिटी तक आप अपनी खुद खरीद रहे हैं। राइट। ठीक है ना, तो आपको गवर्नमेंट क्या दे रही है उस टैक्स के बदले में जो आप गवर्नमेंट को दे रहे हैं, नंबर 1। तो वो टैक्स कल्चर डेवलप करने की जरूरत है ऑन दी डिमांड साइड, सप्लाई साइड पे कह लें आप। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर आपने नीचे की तरफ आना है तो देखिए ऑलवेज हमें वी हैव टू रिमेंबर, देखिए एक चीज हम कहते हैं सो टैक्स बेस, जैसे अभी आप प्रॉपर्टी की बात करते हैं या देखिए जब तक आप किसी चीज की असेसमेंट को नहीं कर सकते, डिजिटलाइज नहीं कर सकते, डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर सकते, तो एक्यूरेसी आपकी जो है ना लेवी ऑफ द टैक्स, वो बड़ा एक इशू है। देखिए हमारे पास रिटेल सेलर हैं, ठीक है, वो सामने दिखते हैं ना, लेकिन हम उनको भी उनकी भी असेसमेंट नहीं कर सकते, इसलिए हमने कहा उनको फिक्स्ड लगा दें। तो गिवन दैट सिनेरियो, चाहे हम एग्रीकल्चर के लिए किसी और जगह के लिए टैक्स प्रपोज करें, हमें जरूर ये देखना है
कि उसको हम असेसमेंट, उसकी जो बेस की असेसमेंट है, उसके लिए हमारे पास हम कितने कैपेबल है, हमारी कैपेसिटी है, हम कर सकते कि नहीं कर सकते. वंस वी आर इन एबल टू डू इट, फिर अकॉर्डिंगली वी हैव टू गो फॉर द डायरेक्ट टैक्सेस. आई टोटली एग्री विद, जाना चाहिए, लेकिन आपको उसके लिए अपने आप को क्वालिफाई करना है. डॉक्टर नूर फातिमा के पास एक दफ़ा फिर आएंगे. डॉक्टर साहिबा, अभी बातें हो रही हैं कि जी IMF जो है ना, अभी तो खैर बजट नहीं आया, वो प्रपोज कर रहा है कि जी आप GST जो है, जनरल सेल टैक्स, उसको 19% पे ले जाएं, 1% बढ़ा दें, और उससे 300 बिलियन, पता नहीं 400 बिलियन और आ जाएगा. और उसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं, ज़ाहिर टैक्सेशन बढ़ानी है, तो जो एक चीज़ पॉइंट ऑफ कंसर्न है वो ये है कि वो ये जो EVs हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, और ये जो सोलर पैनल्स हैं, इस पे भी वो GST जो है ना, पता नहीं 18% या जो भी प्रपोज्ड, अभी तो खैर बजट नहीं आया, लेकिन कहा यही जा रहा है कि जी इस तरह की कोई प्रपोजल्स हैं. दूसरी साइड पे हमारा क्लाइमेट जो है, वन ऑफ द मोस्ट क्लाइमेट इफेक्टेड कंट्री, और हमने IMF से बाकायदा उसका लोन लिया हुआ है, जिसके लिए हमने ₹2.5 पर लीटर जो है लेवी लगा दी है, ये जो पेट्रोल डीजल लेते हैं, और आगे ₹2.5 शायद और प्रपोज हो रहे हैं, ₹5 लें. ये बताइएगा कि ये डायरेक्ट क्लैश नहीं है कि एक साइड पे आप क्लाइमेट को ठीक करने जा रहे हैं और उसके लिए लेवीज तक लगा रहे हैं, कर्जे ले रहे हैं, दूसरी साइड पे जो ग्रीन एनर्जी या क्लीन एनर्जी है, या जिसको प्रमोट करना था EVs के हवाले से और सोलर पैनल्स के हवाले से, उस पर आप टैक्स लगाने जा रहे हैं. जी बिल्कुल, मैं एग्री करती हूँ, ये पैराडॉक्सिकल है, बिल्कुल है. देखिए ना, आप अभी 2023 में 2030 में हमने ये जो SDGs है, इनके ऊपर रिपोर्ट भी है आपकी फाइनल कि आपने क्या, और उसमें आपका डायरेक्टली आपके प्लान्स हैं कि जी आपने जो है EVs हैं वो सब, और जितने भी आपके जो इलेक्ट्रॉनिक उसकी बात हो रही है व्हीकल की, तो वो अगर आप उस पर टैक्स कर देंगे तो हम अपने ट्रेडिशनल फ्यूल को कैसे छोड़ेंगे फिर, और उसमें पोल्यूशन कैसे कम होगी. वो नेचुरली एक बात है, और इसको नेगोशिएट किया जाना चाहिए. और अभी मैंने आपसे कहा था कि जो नर्व्स होते हैं ना नेगोशिएशन के, ये टेस्ट होते हैं. आपके जो स्टेट के लोग जाते हैं या जो आपकी टीम जाती है, उसके टेस्ट होते हैं. तो देखिए, वो मैक्सिमम कंडीशंस आपको देते हैं और आपने मैक्सिमम उसको नेगोशिएट करना होता है. यही एक नेगोशिएशन स्किल होती है जो आपका टेस्ट होती है. तो डॉक्टर साहबा, आप ये नहीं समझती कि हम ये जो कोयले के प्लांट हमने लगा लिए हैं, जो इंपोर्टेड कोयले पे चल रहे हैं, या फॉर दैट मैटर चलो अपना कोयला है तो अपना रिसोर्स है, उसको छोड़ देते हैं, तो ये जो टैक्स है ये तो कोयले वाली उस पर लगने चाहिए. वो तो वहां लगने चाहिए जहां पे क्लाइमेट इफेक्ट हो रहा है, जहां पे क्लाइमेट खराब हो रहा है. उसकी बजाय ये क्लीन एनर्जी पे और रिन्यूएबल एनर्जी पे लगा रहे हैं और उसको डिस्करेज कर रहे हैं. देखिए, कोयले का तो एक तो पूरी दुनिया में बहुत, या मेरे साथी भी से एग्री करेंगे, डिस्करेज कर रहा है कोयले से बिजली को प्रोड्यूस करना. लेकिन चूंकि हमने चाइनीज कंपनी को भी इसके लिए दिया है, इसकी जो है एक्सट्रैक्शन के लिए भी, तो उन्होंने ये कहा कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसको ये मैक्सिमम उसको क्लाइमेट मिटिगेशन में ले जाती है और ये उतना हार्मफुल नहीं होता. दैट्स द रीजन व्हाई दैट वी हैव दैट. लेकिन ये जो होता है ना, आपका शिफ्ट करना एक से टैक्सेशन से दूसरे टैक्सेशन सेक्टर का, दैट डिपेंड्स ऑन द गवर्नेंस. आपका अपनी जो टीम है ना, ये उस पे करता है. IMF जो है आप सब्स्टिट्यूट कर रहे होते हैं. IMF नहीं कहता कि आप इसको लगा दें, उसको लगा दें. यही मैंने आपसे कहा. जी बिल्कुल. और जहां तक अभी डॉक्टर साहब ने बात बहुत अच्छी की, वो मुझे पसंद जो आई, वो उन्होंने गेम थ्योरी की बात की. गेम थ्योरी जो है प्रिजन डायलेमा पे काम करता है. प्रिजन डायलेमा क्या कहता है आपसे? वो कहता है कि आप डिफेक्ट करेंगे तो आपको नेचुरली रिवॉर्ड उस अंदाज में मिलेगा, और अगर आप कोऑपरेट करेंगे तो नेचुरली आपको उसको एक और तरह का रिवॉर्ड मिलता है. तो पनिशमेंट और रिवॉर्ड जब साथ चलेंगे ना टैक्सेशन के, तो आप यकीन कीजिए कि कहीं से तो आपको स्टार्ट लेना है, फिर जाके चीजें ठीक होंगी, डॉक्यूमेंटेशन करनी है. जी सही. ठीक है डॉक्टर साहब. नजम साहब, एक दफ़ा फिर आपके पास ये क्रिप्टो करेंसीज का पे सोचा जा रहा है कि हम टैक्सेशन करें, क्योंकि हमने यहाँ पे आपको पता है वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी भी बना ली है. क्रिप्टो को हमने बड़े लेवल पे लिया हुआ है और उसको हम एक्सचेंजेस भी बनाने जा रहे हैं. तो आपके ख्याल में कितना बड़ा कदम है ये, यानी स्टेट बैंक और या वर्चुअल एसेट जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो कर रही होगी, और डेफिनेटली मेरा ख्याल स्टेट बैंक भी कहीं, स्टेट बैंक का लीडिंग रोल है इसके अंदर. ठीक है. और आई थिंक देखिए, दुनिया में जब कोई नई चीज आती है ना, तो हमेशा से अचंबा से लगता है ना, तो हम हमेशा चेंज को रेजिस्ट करते हैं. ठीक है. कि यार देखें, ये जो रुपया ये तो मेरे हाथ में है, मुझे दिखता है, डिजिटल करेंसी मुझे दिखती नहीं है. और तो बड़ा एप्रीहेंशन क्या है,
को उसको सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग नहीं हो रही, ठीक है। तो जब वो अंडर दी अम्ब्रेला ऑफ द सेंट्रल बैंक आ जाएगा शायद, या डिजिटल अथॉरिटी, एक अच्छा कदम होगा, डेफिनेटली दैट इज वन ऑफ द बेस्ट। लेकिन ये है कि हमें ये देखना है कि हमारी कैपेसिटी उसके लिए, जब तक ना वी आर वी रेडी यू नो टू दैट यू नो चैलेंज। क्योंकि हमारे यहाँ आपको पता है ना यू नो हमारे यहाँ ये बहुत जरूरी है कि मनी लॉन्ड्रिंग वाले जो एस्पेक्ट्स हैं उनको भी हमें ख्याल में रखना चाहिए। डिजिटल इकोनॉमी भी करने जा रहे हैं, इसको भी टैक्स करने जा रहे हैं, होपफुली कोई ना कोई यहाँ से भी टैक्स आएगा। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट मिनट, डॉक्टर अख्तर शाह साहब ये बताइएगा कि प्रपोजल ये आ रही है, पता नहीं IMF मानता है या नहीं मानता, कि ये जो रिटेलर्स हैं इन पे कोई फिक्स टैक्स जो है ना, सेल्फ असेसमेंट स्कीम हुआ करती थी कि आप खुद डिक्लेयर करें 25,000 रुपये कम अज़ कम, बाकी जो है तो ये आपको लगता है कि इससे बिज़नेस हमारा प्रमोट होगा, हमारी बेहतरी होगी, रिटेलर्स के लिए एक बड़ी फैसिलिटी गवर्नमेंट जो है प्रपोज कर रही है। लेकिन टैक्स नेट को तो बढ़ाना है। ठीक, अब रिटेलर में आपकी ह्यूज अगर आप देखें ना तो वो एक पोटेंशियल भी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन उसके पास इनकम या उनका टर्नओवर के लिहाज से आपको कितना किस ग्रुप को आप टारगेट करना हाँ 1% के हिसाब से कर तो देते वो हैं। ये है कि अगर आप एक रास्ती बोर्ड करते हैं, अब ये आपके लिए चैलेंज होगा, तो वो होलसेलर तो ठीक है, उस तरह उनको टारगेट करें, या एक इनकम लेवल से ऊपर के लोग हैं उनको आप टारगेट करें। लेकिन अगर आपने ये ढाबे या इनफॉर्मल इकोनॉमी को किया तो वो आपका ना 25,000 रुपए वो कहते हैं हर बंदा दे दे तो बस ठीक है, और टैक्स नेट पे बेस भी बढ़ जाएगी। ये देखिए बेस बढ़ेगा, लेकिन आपका ना डेड वेट लॉस ज्यादा होगा। मैं उसमें आप एग्री नहीं कर, उसमें एक तजवीज़ देखिए, उसमें एक ये है कि जो नॉन फाइलर है ना उसके लिए फिक्स्ड ही है, नॉन फाइलर के लिए फिक्स्ड है, जो फाइलर है उनके लिए 1% की है, ठीक है ना। और एक स्पेसिफिक टर्नओवर है 25 मिलियन या इस तरह के टर्नओवर के इम्पैक्ट तो आएगा। तो लेकिन गवर्नमेंट सोच ही रही है कि ज़ाहिर सारे फाइलर्स होंगे, क्योंकि इन्होंने प्रॉपर्टी के हवाले से कोई इंसेंटिव पैदा किया जा रहा है। अब IMF मानता है या नहीं मानता वो अभी देखेंगे। उसमें दूसरी ये है कि मेरा अपना पॉइंट है वो कि ये फाइलर और नॉन फाइलर की बहस को अब खत्म करना चाहिए, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी डिस्क्रिमिनेशन है, इसको खत्म होना चाहिए। हमारा नेशनल आइडेंटिटी कार्ड शुड बी द फाइलिंग नंबर, और एवरीबॉडी शुड यही कर दिया, उन्होंने यही कर दिया। अब आपका जो CNIC है वही बेसिकली और ये फाइल और नॉन फाइल की बहस ही खत्म हो जानी चाहिए। बिल्कुल ठीक है नजम साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा टाइम दिया। डॉक्टर अख्तर शाह साहब बहुत मेहरबानी, आपने बड़ा टाइम दिया। डॉक्टर नूर फातिमा साहिबा बहुत मेहरबानी, आपने बहुत टाइम दिया और बहुत कंट्रीब्यूट किया। नाजरीन, आज हम बुनियादी तौर पे डिस्कस ये कर रहे थे कि ये जो बजट्स होते हैं ये बुनियादी तौर पे एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके बाद एक डायरेक्शन मुतय्यन होती है कि गवर्नमेंट जो है वो क्या करने जा रही है, उसकी डायरेक्शन क्या है, वो कौन सी स्ट्रक्चर रिफॉर्म ला रही है। और हम उसमें सबसे बड़ी डिस्कशन हम जो कर रहे थे वो मुआशी इंसाफ की थी, जो कि हमारा आइन भी कहता है, हमारे आइन इंश्योर करता है कि जब नेशनल इकनॉमिक काउंसिल बैठे तो वो इस चीज़ को इंश्योर करे कि जितने भी हमारे जियोग्राफिकल या वैसे अदरवाइज़ हमारी डेमोग्राफी है तो उसमें इक्विटेबल जो है वो डेवलपमेंट होनी चाहिए, और उसको इंश्योर करना ये गवर्नमेंट का काम है। और इसी पे हम प्रोग्राम कर रहे थे, आपकी आरा का इंतज़ार रहेगा। हसन बे को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।